अब भाई साहब कैरियर की दो सबसे बड़ी कमियां रही हैं भाई। एक इसका टोयोटा का नाम आया है, तो टोयोटा नहीं सोची आपने रिलायबिलिटी में कि यार टोयोटा ले लेता हूँ, लेकिन ये ऐसे नहीं चलता। ये पूरा लाइन, ये लाइट ऐसे चिपकी हुई होनी चाहिए। यार आपने इस गाड़ी का पीडीआई नहीं किया था क्या लेने से पहले? बोल रही है मेरे को गियर चेंज कर, मैं नहीं करता चेंज, तू अपने आप ऑटो गियर में जा। लंबा चलोगे तो कैसे चलोगे भाई, मात्र 50 लीटर है आपके पास। धीरे धीरे पता चले टाटा में जितना फिट एंड फिनिश का इशू है ना, उतने हर चीज आपको दबा के ही चलानी पड़ेगी, चाहे वो रेस हो चाहे ब्रेक हो। तो जो कस्टमर फीडबैक लो, लेकिन जो कस्टमर से R&D लेते हो ना, वो गलत है। लेकिन आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो, टाटा का क्या सपोर्ट मिलेगा आपको बाहर? आप इस गाड़ी को बाहर लेके जा रहे हो, क्या सोचा इसके बारे में? भाई एक अपने अनमोल भाई हैं जिन्होंने भाई महिंद्रा का सर कहां से कहां पहुंचा दिया। अपनी स्कॉर्पियन को भाई पहले लेके गए दिल्ली टू लंदन, अब भाई लेके निकला हुआ है भाई उसको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अनमोल भाई के दिल्ली टू लंदन ट्रिप में उनके जो साथी, उनके जो हम सफर थे, उनको आप भूले तो नहीं है ना? भूलना मत भाई, यादाश्त बनाए रखना अपनी, क्योंकि अब वो भाई भी धमाल करने वाला है। भाई ने भी एक ऐसे इंडियन ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट दिखाया। अब मेरे हाथ में आप चाबी देख के तो समझ ही गए होगे, टाटा की चाबी है। और गाड़ी कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ, ये है भाई टाटा हैरियर का प्योर प्लस एस। मतलब यार टाटा ने जो वेरिएंट पहले थे ना, वो ठीक रहते थे, है ना? XE, XM, XTA प्लस, ठीक है। और अब तो प्योर प्लस, फियरलेस, पता नहीं कितने कितने वेरिएंट बना दिए। अब हम इस बात पे आएंगे बाद में। तो अभिषेक भाई ने भाई ली है ये नई टाटा हैरियर। क्यों ली है, किस कारण से ली है, क्या कुछ है, ये सारी बातचीत हम करेंगे अभिषेक भाई से। अभी तुरंत प्रभाव से बात कराते हैं आपकी। तो हेलो अभिषेक भाई, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। यार दिल्ली टू लंदन ट्रिप क्या हुआ यार, आप तो गायब हो के दिखते नहीं हो। बहुत बड़ी तैयारी चल रही थी। अनमोल से लड़ाई तो नहीं होगी? अरे नहीं यार मेरे तो बैक टू बैक वीडियोस आ रही है अनमोल के साथ भी। लोगों को लगता है थोड़ा चलना भी चाहिए मेरे हिसाब से ना, इतना ज्यादा ओपन अप भी वो बतानी नहीं चाहिए सारी चीजें। अच्छा, थोड़ा सा मतलब गॉसिप चलते रहना चाहिए मार्केट में। आपको भाई ज्यादा उस संदेह में नहीं रखेंगे, सीधा ही सवाल पूछ लेते हैं। के पास है भाई MG की हेक्टर, ठीक है, पेट्रोल ऑटोमेटिक आपने ले रखी है। कितनी चला ली वो चल गई होगी, अब तो चल गई है 12,000 के आसपास। 12,000 के आसपास चल गई। फिर आपने ये गाड़ी क्यों ली है जब आपके पास ऑलरेडी एक हेक्टर है, सेम सेगमेंट में आती है हैरियर और हेक्टर? ये गाड़ी क्यों ली भाई, इसका मेन पर्पस क्या है? भी इस टाइम पे ये गाड़ी लेने का सिर्फ एक रीजन है, इंटरनेशनल रोड ट्रिप। पहले हेक्टर लेके जाने वाला था मैं, मतलब इंटरनेशनल ट्रिप की तो मेरी प्रिपरेशन उसी दिन से चल रही है जिस दिन मैं इंडिया वापस लैंड हुआ था लंदन से। बट उसके बाद मेरा पूरा प्लान था, आपसे भी बातचीत हो ही रही थी कि हेक्टर में जाना है। फिर हेक्टर का रिलायबिलिटी इशूज आज तक, पहले जब हम लंदन जा रहे थे उस टाइम पे भी ग्लॉस्टर लेके जा रहे थे, बट ग्लॉस्टर फिर कैंसिल हुई। उस टाइम पे इतना नहीं पता था कि इंडियन ब्रांड एक इतना बाहर ले जाके मतलब यूज करना, दिखाना लोगों को, एक सेंटिमेंट्स जुड़े रहते हैं ना जो इंडिया के महिंद्रा या फिर टाटा से। तो वो चीज़ एक बार यूट्यूब पे आई ना, तो फिर पता चला कि कितना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं इंडियन ब्रांड को बाहर देखना। मैंने एक ऐसी वीडियो डाली कि हेक्टर को मैं सोच रहा हूँ ले जाने के लिए। मैंने नॉर्मल से बोला कि बताना कमेंट सेक्शन में कि लेके जाऊँ कि नहीं। 150 कुछ कमेंट्स आए थे, 120 ये थे कि इससे अच्छा लेके ही मत जाओ, टियागो लेके चले जाओ, बट लेके ही मत जाओ अगर MG लेके जाना है। वो चाइनीज़ ब्रांड कहीं ना कहीं वो आ जाता है। अब फैमिली कार देखा जाए तो फैमिली कार के हिसाब से तो मुझे हेक्टर में नो डाउट कोई अभी तक दिक्कत नहीं है। यहाँ से थोड़ा माइलेज का इशू रहता है, बट इतने लंबी जर्नी पे जहाँ 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलनी है, माइलेज भी बहुत मैटर कर जाता है। बिल्कुल मैटर करता है। और आपने उसकी सर्विस करवाया अभी, खैर उसका तो ओनरशिप हम अलग से करेंगे। छोटा सा ये पूछ लेता हूँ, सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर्विस का भी ठीक है, वो तो चलो मैं जहाँ कराता हूँ वहाँ पर 1-2 लोग नोन के भी हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो अगर वैसा क्या कहते हैं उनका नेचर देखा जाए या फिर जितना जल्दी हो जाता है, वो पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दे देते हैं। उसके अलावा मैंने कभी MG का ऐसे कहीं और से कोई रिव्यू लिया नहीं है, तो मुझे ऐसे पता नहीं है। और कभी दिक्कत कोई निगल्स वगैरह? नहीं, हाँ क्या कहते हैं स्क्रीन में बहुत इशू है उसकी। अच्छा। जो डिस्प्ले है बड़ी वाली, जो टैबलेट डिस्प्ले इसको बोलते हैं, हाँ, वो रिवर्स लेने पे पार्किंग में ना ब्लैकआउट हो जाती है। और 1 साल से वो लोग यही बोल रहे हैं कि अपडेट आएगा, और मुझे लग रहा है कोई अपडेट ऐसा आएगा ही नहीं, वो लोग बस अवॉइड कर रहे हैं इस चीज को। तो ग्लिचेस देखो आपने वहां तो देख ही लिए, टाटा पे कैसे रिलायबिलिटी आएगी भाई? है मानो देश का लोहा है भाई। गाड़ी में कोई कमी नहीं है, फुल मजबूत है, 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। इंजन में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिएट का 2 लीटर इंजन है भाई, बहुत बढ़िया, 167 bhp पावर देता है, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, कोई कमी नहीं है गाड़ी में। लेकिन फिर भी जब से ये नई हैरियर और सफारी आई है, लोगों को भाई इसके अंदर ना काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी है। आपने भी शायद जिस दिन ली थी उससे नेक्स्ट डे डाला था यार ये क्या हो गया, तो उसमें क्या हुआ था पहले तो ये बताओ। हुआ ये कि नॉर्मल गाड़ी में पार्क कर रहा था, पार्क करके मैंने वही गाड़ी लगा दी थी, बट थोड़ी सी आगे करनी थी। तो मैंने नॉर्मल जब मैं इसका गियर शिफ्ट कर, तो इसका जो गियर है नॉब है ना, मतलब ऑटोमेटिक है, तो उसमें आपको शिफ्ट नहीं करना होता है, जस्ट यू हैव टू पुट लाइक दिस एंड पुल लाइक दिस। तो छोड़ दो ऐसे करके, ऊपर वापस से आ जाता है, वो टच एंड गो है ऐसे करके। तो वो चीज़ मैंने पहले कभी यूज़ नहीं करी है, बट बाद में धीरे धीरे पता चले टाटा में जितना फिट एंड फिनिश का इशू है ना, उतने हर चीज़ आपको दबा के ही चलानी पड़ेगी, चाहे वो रेस हो चाहे ब्रेक हो। तो जोर देना पड़ेगा हर चीज़ में, चाहे गेट बंद करना हो, कुछ भी हो। उस दिन के बाद से मुझे आज तक कोई इशू नहीं आया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने
रिलायबिलिटी की बात करी, ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो रिलायबल हैं, टाटा की भी हैं। इंजन वाइज तो खैर मैं दोनों कंपनियों को बोलूँगा, इंजन वाइज तो टाटा महिंद्रा में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो, टाटा का क्या सपोर्ट मिलेगा आपको बाहर? आप इस गाड़ी को बाहर लेके जा रहे हो, क्या सोचा इसके बारे में? कुछ नहीं सोचा, सही बताऊं तो फ्रैंकली कुछ भी नहीं सोचा है। महिंद्रा के टाइम पे ये था कि महिंद्रा में कुछ लोग से जान पहचान भी थी, अनमोल की भी जान पहचान थी, आपके थ्रू भी बहुत सारी हेल्प मिली थी। टाटा का मैंने ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। प्रिपरेशन अब जो अभी मेरी चल रही है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को लेकर चल रही है। गाड़ी की अभी आरसी आने में लग जाएगा, 1-2 दिन आएगा, जैसे ही रजिस्टर हो जाएगी गाड़ी प्रॉपर। आरटीओ में काम चल रहा है, उसके बाद फिर मैं कार ने अप्लाई करूंगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेंगी। उसके बाद सोचा मेरे को अभी हेडेक लेनी ही नहीं है, क्योंकि हुआ गया था हेक्टर के टाइम पे ना फेसलिफ्ट मॉडल आया नहीं था इसका। तब जब मैं शोरूम जाके मैं पुराने वाली हैरियर ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट डीजल की वजह से घर वाले नहीं बोल रहे थे कि नहीं लेनी है, क्योंकि घर वालों को थोड़ा सा, और ऊपर से जिस चीज़ में लैग कर रही थी टाटा हैरियर में, बिल्कुल फीचर्स नहीं थे। फेसलिफ्ट में हर चीज़ डाल दी है, लगभग सारी चीज़ें डाल दी हैं, भले ही प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया, बट अब नया वाला फेसलिफ्ट आने, एक तो फ्रंट ग्रिल इतनी प्यारी है, बैक से लुक देख लो, मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है हैरियर, पता नहीं क्यों पसंद आती है। और डीजल गाड़ियों की जो एक आवाज़ होती है ना, वो थ्रिल थोड़ा आता है एकदम मन में चलाते वक्त। तो एक ये बंदा डीजल की बातें कर रहा है, प्यारी प्यारी डीजल चला ली ना अब। चला ली ना। हाँ। वही तो कह रहा हूँ, चला भी कितनी थी देखो ना, 1400 किलोमीटर कुछ हो गई है सिर्फ 6 दिन में। एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने अनमोल की थार और एक हैरियर है हमारे अमरजीत भाई की, उसको डाला सोल्ड बोथ कार्स। तो उस दिन हमारी डील हो नहीं पाई थी, क्योंकि जो स्टीयरिंग है ना हैरियर का वो हाइड्रोलिक है, और इस वाली हैरियर के अंदर भाई स्टीयरिंग मिलता है आपको इलेक्ट्रॉनिक। मेन कारण यही था कि थोड़ा सा भाई को चलाने में हैवी, बोला भैया मैं लंबा लंबा चलूंगा ना, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा, अदरवाइज गाड़ी तो वो बहुत अच्छी थी, नो डाउट गाड़ी वो बहुत अच्छी थी। मुझसे अभी भी 2-3 लोगों ने पूछा कि आप देख के आए थे गाड़ी कैसी है, मैंने कहा बहुत, नो डाउट बहुत बेस्ट है। बट मेरा जो यूज था उसके हिसाब से स्टीयरिंग मुझे लगा कि मैं मतलब बहुत लंबा ड्राइव करना होता है, डेली 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर, तो फिर मुझे लगा कि वो सिटी यूज के लिए वैसे ठीक है, लॉन्ग रन में भी ठीक है, बट इतना लंबे टूर के लिए नहीं होगी। लेकिन मन यही हो गया था कि टाटा और महिंद्रा में से ही कोई एक लेनी है, प्लस थोड़ा सा टाटा की तरफ ज्यादा था, क्योंकि महिंद्रा तो ट्राई कर ही ली, और महिंद्रा में XUV700 का नहीं सोचा आपने? नहीं, अच्छा, उसका नहीं सोचा। अनमोल ने ली थी ना, तो मुझे बहुत पसंद थी। जब लंदन के टाइम पे XUV700 का भी बना था प्रोग्राम, अच्छा, जब मंडी में हम उसकी गाड़ी लेने गए थे, आते वक्त ऐसे हुआ कि चल इसी में ही चलें, ये बहुत प्यारी गाड़ी है नो डाउट। बट फिर जो मैंने यूट्यूबर्स को देखा ना, ले रहे हैं, बेच रहे हैं, हर गाड़ी में कोई ना कोई इशू आ रहा है, मैंने कहा चलो गाड़ी पे ना थोड़ी जचती है इंसान के ऊपर कि मतलब क्या गाड़ी किसको सूट कर जाएगी। सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट जो है ना, उन पे 700 जचती है, जिनको रफ टफ चाहिए उनके लिए स्कॉर्पियो एन सही है। सारी बातें हो जाती हैं, फाइनली आ जाती है भाई हैरियर। और हैरियर का ये आपने कौन सा वेरिएंट सेलेक्ट किया है? ये है प्योर प्लस S80, प्योर प्लस वेरिएंट है। एस मतलब इसमें भी मतलब अगर आप चाहो विदाउट सनरूफ भी ले सकते हो, ऑटोमेटिक आ सकते हो, S80 सनरूफ एंड ऑटोमेटिक। ओके, तो पहले वाले वेरिएंट के हिसाब से भाई ये XT A+ है, अब वाले के हिसाब से प्योर प्लस S80 आपका ऑटोमेटिक। क्या यार, बड़ा कंफ्यूजन है यार इस चीज में, है ना। चलो, अच्छा, यही वेरिएंट क्यों चूज किया आपने? इससे ऊपर क्यों नहीं गए, या इससे पहले क्यों नहीं गए? एक्चुअली मेरा बजट भी इस टाइम पे थोड़ा अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं था गाड़ी का बजट। पहले ये था कि इंटरनेशनल ट्रिप का करना है, फिर उसके बाद थोड़ा बजट बनाया 15-16 के आसपास, तब मैंने फिर आपके थ्रू वाली देखी है, फिर 17-17.5 खींच के लेके गए। फिर जब पता चला यार ऐसा है, फिर घर वालों ने बोला थोड़ा सा कि जब इतना स्पेंड कर ही रहे हो तो थोड़ा बहुत और लगा लो। फिर ना करते 25 तक बजट खींचा, 25.5 में फिर ऑन रोड पे लेके आया मैं। और टॉप मॉडल इसका जा भी इस बार 32 लाख के आसपास है। और ये तो वैल्यू फॉर मनी है, जो चीजें चाहिए वो है, थोड़े से बस जो एक लग्जूरियस फील होती है ना अंदर से, वो नहीं आती है, वो भी है, मतलब फीचर्स में है, बट एक जैसे एडजस्टेबल आपका वो इसमें मैनुअल है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, बट फिर मेरे को लगा कि प्योर प्लस S80 ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर फियरलेस स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें छोटे मोटे फीचर्स ऐड होते होते 50-60 हज़ार बढ़ते चले जाते हैं। तो ये एक चीज़ फायदेमंद ही है आपके लिए कि टाटा महिंद्रा के आप जितने कम फीचर्स लेंगे उतना आप ट्रिप पे कम परेशान रहेंगे। है? ये भी तो एक पॉइंट हो सकता है आपके लिए। तो भाई जितने कम फीचर्स लोगे, क्योंकि पता क्या, टाटा और महिंद्रा की R&D में भाई अभी वक्त और लगेगा। कस्टमर फीडबैक लो, लेकिन जो कस्टमर से R&D लेते हो ना, वो गलत है। कस्टमर ही पहले खरीदेगा, वही टेस्ट करेगा, वही बताएगा कि हाँ ये कमियां मेरे में आ रही हैं, क्यों सर्विस सेंटर जाएगा, वहाँ बताएगा ये कमी आ रही है, आप वो चीज़ चेंज करोगे। तो ये चीज़ नहीं है, पहले ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भाई इन्वेस्ट करो, ताकि जो छोटे मोटे निगल्स आते हैं ना आपकी गाड़ियों में, वो नहीं आने चाहिए। ये सारी बातें हो गई कि आपको एक इंडियन ब्रांड ही लेके जाना था, हैरियर ही उसमें फिट बैठ रही थी, सफारी का नहीं सोचा, क्योंकि 70-80 हज़ार का फर्क आता है यार, एक 7 सीटर हो जाती, लगेज ज़्यादा आता हो जाता ना कि वो थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है जबरदस्ती, मतलब किसी को वैसा कोई बुरा मत मानना, बट मुझे सफारी देख के ऐसा लगता है जबरदस्ती खींची हुई है। लंबी लगती है साइड से देखने में ना, मतलब वो परफेक्ट कार लगती है देखने में कि
कि एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और एक दूसरी टाटा हैरियर, मुझे यही दो सेगमेंट स्टार्टिंग से चाहिए था लंदन टाइम पे भी कि अगर किसी गाड़ी से जाया जाए तो ऐसी दो गाड़ियाँ हूँ, कहीं मर्जी कुदा दो, कहीं कुछ कर लो। और ऑलरेडी मेरे पास एक जिसमें इतने लेस है फीचर्स थे, हेक्टर, उस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर उसमें आते हैं। आज तक मैं 1 साल से ऊपर हो चुका, उसके सारे फीचर्स नहीं पता मुझे। मैंने कहा चलो यही लो जिसमें सीट ऐसे ऐसे हो जाए। आपको तो पता ही है भाई, मैंने भी हैरियर रखी है और यही वाला वेरिएंट मैंने रखा था, क्योंकि वो बात सही है कि हर गाड़ी का कोई ना कोई तो भाई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होता ही होता है। अब भाई थोड़ा सा आप गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में भाई आपको डीआरएल्स मिलते हैं, इसके अंदर कनेक्टिंग डीआरएल्स मिलते हैं, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन फॉग लैंप्स नहीं मिलते इसके अंदर। इसकी लाइट से कितना सेटिस्फाई हो आपने? थोड़ी बहुत रात को चलाई? नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। मतलब एक हाईवे पे जब आप रन करते हो, आपको पता है कि इतनी अच्छी गाड़ी आप खींच सकते हो, तो 110 120 के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता, थोड़ा ओके, लाइट कम लगती है। ओके, बहुत बड़ी कमी नहीं लगती आपको कि आप इतना इंटरनेशनल ट्रिप पे रहोगे, हाईवेज पे भी जाओगे, कहीं लाइटिंग होगी कहीं लाइटिंग नहीं होगी, तो वहाँ पे कैसे मैनेज करोगे? नहीं, वो चीज़ तो अभी मेरे को इस पर मॉडिफिकेशंस करवानी पड़ेंगी। महिंद्रा स्कॉर्पियो की इतनी अच्छी लाइट्स हैं, उसके बावजूद भी उसमें हम एक्स्ट्रा लाइट्स लगा के लेके गए थे, तो इस पर मॉडिफिकेशंस तो होंगी अच्छी खासी होंगी। बाकी गाड़ी में भाई हम फॉग लैंप लगवा देंगे और ऑक्सीजन लाइट्स नीचे लगवा देंगे, तो फुल भौकाल हो जाएगी गाड़ी, फिर दिक्कत नहीं है, फिर ये दाढ़ती हुई लगेगी पूरी। बाकी इसकी भाई फ्रंट लुक्स जो है ना बहुत ही प्यारी है, बहुत एग्रेसिव बोल्ड जिसको लुक बोलते हैं ना, बस टाटा इसके अंदर यार एक ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन दे देना, कैपेबल है भाई ये इंजन। यही इंजन भाई आपका जीप कंपस के अंदर आता है, जब उसके अंदर आपको भाई 4x4 का ऑप्शन मिल सकता है, तो टाटा प्लीज यार इसमें दे दो। टाटा को ये लगता है कि जब वो बना देंगे ना तो लोग खरीदेंगे नहीं। अरे भाई जब स्कॉर्पियो को लोग इतना 4x4 में खरीद रहे हैं, XV700 को भाई ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में खरीद रहे हैं, तो हैरियर को क्यों नहीं खरीदेंगे? जरूर खरीदेंगे भाई। अच्छा, ये ऑल व्हील ड्राइव में आ रही होती तो क्या आप लेते? जरूर लेते ना? तो देखो भाई ऐसे लोग हैं। अगर उस पे अगर 1 लाख बढ़ रहे होते तो वो भी ले लेता मैं तो। बिल्कुल, वो एक थोड़ा है ना कि हाँ यूज करने में भी आएगी, हेल्पफुल है। फीचर्स पे नहीं गया मैं ज्यादा इस गाड़ी के लिए। हाँ, और अगर ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव में आएगी ना भाई, तो मैं भी लूंगा इस गाड़ी को, क्योंकि इस गाड़ी की भाई ड्राइव बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। सस्पेंशन वाइज देख लो, ड्राइविलिटी देख लो, स्टीयरिंग देख लो, किसी भी चीज में चले जाओ। हाईवे पे चलाई अब तक? हाँ। कितनी चलाई हाईवे पे? लगभग 500-600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर? 14 में से 600 से भी ज्यादा ही चलाई है कहीं। अच्छा, 700-800। तो कैसा परफॉर्मेंस रहा? बढ़िया, कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं है, कहीं ओवरटेक कर सकते हो किसी भी स्पीड पे, 110 के 110 120 पे भी कर सकते हो, वो अलग बात है। मतलब इतनी देर में करता नहीं हूँ। ठीक है, कहीं कमेंट सेक्शन में सुनाने लग जाओ, ठीक है, बट सुना दो भाई, भर के सुनाओ इसको। बट बॉडी रोल बिल्कुल भी लगा मेरे को, मतलब हेक्टर से ज्यादा अच्छी लगी मेरे को। हेक्टर में बॉडी रोल है भाई, हेक्टर में है बॉडी रोल, बिल्कुल है। बस हेक्टर का एक प्लस पॉइंट रखता है कि उसका फ्लैट बेड बन जाता है और सीट्स उसकी अच्छी हैं, लेकिन बॉडी रोल है। D8 प्लेटफॉर्म है यार रेंज रोवर का, एंड भाई उसके ऊपर भाई आपने हैरियर बना रखी है, क्या जबरदस्त गाड़ी बना रखी है। तो साइड प्रोफाइल में भाई आपको वही पहले वाले अलॉयज जिसके अंदर मिलते हैं, नया वाला डिजाइन नहीं मिलेगा। 235/65 R17 टायर प्रोफाइल है। इन्हीं टायर्स में लेके जाओगे या इस पे कुछ अपग्रेड करना चाहोगे? नहीं, 17 मेरे हिसाब से 17 ही रहे। पहले मैं सोच रहा था अपग्रेड करने को, बट फिर मैंने काफी लोगों से सजेशंस भी लिए, सब कह रहे कंफर्ट फिर इसी में ही आएगा, अगर चेंज कर दो कंफर्ट थोड़ा कम हो जाएगा। कंफर्ट 17 में ही आएगा, लेकिन अगर इसके अंदर आप 255 अच्छा 60-17 हाँ ऑल टेरेन टायर आता है 255/60 R17 भाई। अगर आपके पास भी हैरियर है, पहले से भी है और या अब ले रहे हो, और ये वाला वेरिएंट मतलब 17 इंच के अलॉयज आपकी गाड़ी में आ रहे हैं, तो भाई इसका परफेक्ट टायर साइज अपग्रेड है 255/60 R17। तो ये डलवा लेना गिरेगी ना थोड़ी? माइलेज में फर्क आएगा? नहीं यार, मेरे को तो में कोई फर्क नहीं आया था। नहीं आएगा? मैं तो स्टार्टिंग में डलवाया था ना, मैं तो लेते हुए डलवाया था ना, तो मेरे को तो प्री और पोस्ट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं चेक ही नहीं करता। मेरे में तो आते ही 200 आते ही भैया सीधा। हाँ, बाद का तो वो रहे ना, गम नहीं होना चाहिए यार किसी चीज का। भाई गम नहीं, हाँ लेते टाइम कर दो, ताकि पता ही ना रहे कि पहले ये माइलेज दे रही थी, अब ये माइलेज दे रही, क्योंकि चेंज तो करना ही है हमारे को। तो बस वही साइड लुक आप देखोगे तो हैरियर की भाई बिल्कुल आपको वही पहले वाली ही दिखेगी। हाँ, दरवाजे पे आपको यहाँ पे हैरियर की नई बैजिंग मिलेगी, यहाँ पे डार्क की बैजिंग मिलेगी। ये थोड़ी पतली कर दी, पहले थोड़ी मोटी आती थी। ORVM जब लॉन्च हुई थी ना भाई साहब, पूरा कान लगता था इतना बड़ा बड़ा, 2019 की बात है। अब तो भाई चलो फिर भी बहुत अच्छा सा स्लिक कर दिया। गाड़ी के ऊपर ना कोई भी चीज़ ना ऐसी नहीं कर रखी जो अटपटी सी लगती हो, और जो ये शेप जाती है ना पूरी, मतलब पूरी तो कूपे की शेप नहीं देती है, पर एक बहुत अच्छी शेप आती है ना। क्वार्टर ग्लास छोटा सा, फिर ऐसे होता जाता है, प्यारा लगता है। एंड भाई यहाँ पे पहले तो हैरियर लिखा हुआ आता था, प्लेन कर दिया यहाँ पे, पहले है ना इसके अंदर ही लिखा हुआ आता था, अब हटा दिया। रूफ रेल्स भी भाई आपको ब्लैक कलर की मिलती हैं, मैट ब्लैक मिलता है, मतलब नॉन पेंटेड है ये, ऐसी ब्लैक प्लास्टिक लगा रखा है। ये रही भाई इसकी सनरूफ एज इट इज जैसे ही जो आती थी। हाँ, शार्क फिन एंटीना आ गया। पहले इस वाले वेरिएंट में ना शार्क फिन एंटीना नहीं आता था, पहले दूसरा आता था। एंड भाई इस साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, दूसरी साइड नहीं मिलता इसमें, सिर्फ एक ही साइड देते हैं। ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी
इस गाड़ी की भाई 50 लीटर है। लंबा चलोगे तो कैसे चलोगे भाई, मात्र 50 लीटर है आपके Average में पास। तो फिर 15-16 मिल रही है। मान लो ऐसी जगह पे चले पहाड़ों वाले एरिया में, तो भाई कैसे काम चलेगा जहाँ माइलेज कम आएगी। अभी तो दिक्कत ऐसी नहीं, पहाड़ों में दे रही है 13-14 तो। अभी हम पहाड़ों में तो होके आए हूँ पूरा। अच्छा। मसूरी और क्या कहते हैं आपका धनौल्टी, सब यही सब घूम रहा था। 13-14 आराम से, मतलब 12.5-13 आराम से चल रही है। देखो हाईवे पे अगर आप इस गाड़ी को भाई चलाते हो ना, 100 तक भी चलाते हो, हाँ। तो ये गाड़ी आपको 18 प्लस की माइलेज हाँ, दे देती है। है। मैंने अपनी गाड़ी से मैं कह रहा हूँ 20-22 से ऊपर निकाल रखी थी, और बताओ। मैनुअल थी मेरी। हाँ। मैनुअल थोड़ी सी ज्यादा रहती है, हाँ। हालांकि इसका टॉर्क कन्वर्टर बहुत बढ़िया है, अच्छा है, पुराना है, जो पुराने टाइम से हुंडई 200 में आता था वही वाला है। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकी चला के देखेंगे भाई क्या कुछ फर्क आया है। रियर में आ जाएं तो भाई यहाँ पे आपको डीफोगर नहीं मिलेगा। पहले डीफोगर आता था भाई इस वेरिएंट में, डीफोगर नहीं है, खाली वाइपर दिया। चलो वाइपर भी दे दिया, शीशा तो साफ कर ही देगा गंदा होगा तो। की जगह भाई डीफोगर की जगह आपको शार्क फिन एंटीना दे दिया। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ मिलता है, कनेक्टिंग टेल लैंप्स मिलेंगे आपको इसके अंदर। बैक कैमरा पहले भी आता था, अभी भी मिलता है। पीछे आपको 2 सेंसर्स मिलेंगे, नीचे वाला पार्ट भी आपका ग्लॉस ब्लैक में कर रखा है। हैरियर की बड़ी सी बैजिंग बीच में, एंड भाई ये इतना प्यारा नंबर छोटे से स्टिकर में लगा रखा है। नंबर प्लेट नहीं आई क्या अभी? नहीं है, नहीं, आजकल में आ जाएगी बोल रहे हैं। हाँ, नंबर भाई ने वही वाला लिया है जो भाई की हेक्टर पे है, 1001, और ये आपने पहले बुक कर लिया था। हाँ, है ना? हाँ। फोन आया था मेरे को, भैया नंबर का क्या करना है। अरे मिल ही नहीं रहा था वो, तो रात को भाई ने ऐसे 2-2:30 बजे कॉल किया, जल्दी बता इस वाले आरटीओ में मिल रहा है। और किस्मत देखो, हमारे रोहिणी के ही, जो हमारा रोहिणी वेस्ट है उसी के ही आरटीओ में मिल गया, वो भी 1111। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज लगी है भाई। मैं नंबर के मामले में, गाड़ी के मामले में ज्यादा नहीं बोलता भाई, पर मैं लोगों के लिए लकी हूँ यार। देखो मैं अपने लिए तो हूँ ही, ठीक है, गाड़ी के मामले में, लेकिन जब भी कोई भाई कहीं फंसा हो ना और मैं उसको फ़ोन कर दूँ तो वो भाई मुझे बोलता है फ़ोन करके, लिटरली विक्रम भाई मैं यही चीज़ सोच रहा था, और यार आपका फ़ोन आता ना, ये वाला मेरा गाड़ी का काम निकल गया। चलो बहुत भाई, बहुत खुशी होती है आप जब ऐसे बोलते हो तो। भाई टाटा है, महिंद्रा है, थोड़े बहुत तो भाई पेंट क्वालिटी में इनके इश्यूज रहते हैं, और पैनल गैप्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास महिंद्रा है तो उसमें कम है, लेकिन टाटा में पैनल गैप्स बहुत रहते हैं, और मुझे भाई यहाँ से कुछ दिख भी रहे हैं। तो भाई आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, ये देख रहे हो, ये पूरा लाइन, ये लाइट ऐसे चिपकी हुई होनी चाहिए। यार आपने इस गाड़ी का पीडीआई नहीं किया था क्या लेने से पहले? मैंने एक एजेंसी से बोला था, बट एक्चुअली ये दिल्ली से नहीं ली गाड़ी। अच्छा। मोदी नगर से ली है, यूपी से, क्योंकि इस गाड़ी की वेटिंग लगभग 2-2.5 महीने जा रही थी। हाँ। तो एक दो फ्रेंड ने पता किया तो एक सब्सक्राइबर निकल गया, तो उन्होंने बोला प्लांट पे एक गाड़ी खड़ी है, मैं 2-3 दिन में दिलवा दूंगा। तो मुझे जल्दी थी लेने की, ऑनलाइन बुकिंग कराई है, मैं तो गया ही नहीं बुकिंग कराने भी। फिर पीडीआई के लिए उसको बुलाया उन्होंने, वो मोहन नगर तक आए भी, उन्होंने कहा मोदी नगर हमारे आउट ऑफ रेंज है, तो फिर उन्होंने मना कर दिया। बट जिद इतनी थी गाड़ी लेने की कि मैं कहा लेके ही जाऊंगा जब आए हूँ तो। पांडे जी बताया नहीं, मैं बताता तो भाई साहब मैं पीडीआई भी कर देता और इसकी गाड़ी भी जल्दी अरेंज करता। प्रीमियम वीमियम तो नहीं दिया ना आपने इस गाड़ी के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं डिस्काउंट लेके आया हूँ इतना, इस गाड़ी पे तो डिस्काउंट ही नहीं है 10,000 का भी। अच्छा अच्छा डिस्काउंट लेके आया हूँ। ले लिया क्या 50,000 लाख का? मतलब ले लिया, हाँ समझ, इसी के बीच का ले लिया। हाँ चलो ठीक है भाई, गाड़ी नहीं मिल रही तो डिस्काउंट तो ले लिया है भाई। बाकी भाई ग्राउंड क्लियरेंस में तो दिक्कत आने नहीं वाली है। हैरियर आज तक तो भाई कहीं टच होती मैंने ऐसी देखी नहीं, हमारे इंडिया में तो कहीं भी नहीं। ले लद्दाख ले जाओ, कहीं मर्जी ले जाओ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। इसको हम नहीं बताएंगे, अभी से रिवील हो जाएगा। लेकिन ये गाड़ी भाई आपको लगभग, मतलब यूं लगा लो, बहुत से कंट्रीज जो आप सोच रहे होगे ना कि यहाँ हमें जाना है, जो आप सोच भी नहीं रहे होगे। अच्छा वो वाले भी। अच्छा मतलब वापस नहीं लेके आएगा, एक बार में करके आएगा? हाँ, वन गो में मैं आऊंगा बीच बीच में कुछ टाइम में, मतलब 2-4 महीने 5 महीने, बट गाड़ी एक बार निकलेगी तो फिर करके ही आएगी जो करना है। तो मतलब इतना बता दो कि यहाँ से ये गाड़ी अगर निकलेगी तो कितने हजार किलोमीटर कंप्लीट करके वापस आएगी इंडिया में? जो मेरा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 60 से 70 हजार, 60-70 हजार किलोमीटर ये कवर करके आएगी, अगर सब कुछ चीजें ठीक रही तो। ऑलमोस्ट 4-5 सर्विस ही अपनी इंडिया से बाहर करवा के आएगी। तो भाई पार्ट्स का कैसे करोगे? पार्ट्स लेके जाने पड़ेंगे, 4 सर्विस के पार्ट्स लेके जाओगे? बीच में आऊंगा तब बीच में लेके जाऊंगा। अब एक साथ तो ले नहीं जा पाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि पिछली बार ये रीजन था कि शिपिंग करानी थी। मैं ये चीज़ ऐसे रिवील नहीं करना चाहता, बट ठीक है चलो, पिछली बार शिपिंग की वजह से काफ़ी चीज़ें लैग कर रही थी, क्योंकि कंटेनर में गाड़ी के अंदर आप सामान नहीं भेज सकते हो। हमारी गाड़ी इसी वजह से फंसी थी ईरान में, ठीक है। बट इस बार ऐसा कोई इशू नहीं है शिपिंग का, तो होपफुली इस बार मैं भर के लेके जाऊंगा। बूट स्पेस अच्छा खासा है ही, 400-450 लीटर का, तो मैं कहा चलो इस बार तो अच्छे से भर के लेके जाएंगे सामान। बीच में आता जाता रहूँगा तो लेके जाता रहूँगा सामान। चलो रूट प्लान अभी नहीं पूछेंगे, आपको इतना तो अंदाज़ा हो ही गया कि गाड़ी भाई कहाँ तक जाएगी। यूरोप जाएगी, यूरोप से आगे कनाडा भी जा सकती है, यूएस पता नहीं कहाँ तक जाएगी, ये मेरा अंदाज़ा है, ठीक है। अभी तक मैंने भाई से पूछा नहीं है, क्योंकि देखो अगर पूछ लेते ना तो आपसदारी में हम बात भी कर रहे होते हैं तो निकल जाती है, कहीं ना कहीं बात चली जाती है। अरे अभिषेक वहाँ जा रहा है, बोला अच्छा अभिषेक वहाँ जा रहा है, ठीक है मैं भी सोच रहा हूँ फिर मैं भी वहाँ चला जाऊँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपस में। अच्छा
तो अकेले ट्रैवल करोगे या कोई साथ में यार दोस्त जा रहे हैं? पार्टनर है, 2 लोग हैं साथ में। पिछली बार हम 2 लोग गए थे, इस बार हम 3 लोग जाने वाले हैं। 3 लोग जा रहे हो? हाँ। तो ठीक है यार, अच्छा रहेगा। आने वाले टाइम में भाई आपको भाई के चैनल से पता लग ही जाएगा, नोमैड इंजीनियर भाई का चैनल है, जाके फॉलो कर लो, बहुत मस्त कंटेंट आने वाला है। एंड अनमोल भाई का ट्रिप भी बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत जल्दी भाई का जो ट्रिप है वो कंप्लीट होने वाला है। एंड भाई इस ट्रिप पे ना अनमोल को बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। मेरे को लगता है कि यार देखो, आप दोनों साथ में थे ना, तो 2 बंदे बातचीत करके ना हो जाता है मैटर कहीं ना कहीं। अब अकेले बंदे को आप कह तो देते हो कि यार अकेला कर रहा है, बोर कर रहा है, भाई वो बोर नहीं, अकेले बंदे के दिमाग पे प्रेशर देखो कितना होता है, हिम्मत देखो कितनी चाहिए होती है अकेले निकलने में। दिल्ली से गुड़गांव जाना हो तो 4 लोगों को फोन लगाए, चलेगा चलेगा। दिल्ली से मुंबई, फिर सोचो, मतलब कंपैरिजन यहाँ बैठे बैठे आसान लगता है यार, जहाँ बल्कि यूं कहा जाता है क्यों चाइनीज चीजें इस्तेमाल कर, ये वो, उस देश में जाना, फिर आगे से आगे भाई साहब इतनी मुश्किलें झेलना, उसके बाद आपकी गाड़ी पकड़ ली जाए थाईलैंड में और कहो छोड़ दो इसको। हिम्मत चाहिए भाई इस चीज़ के लिए। अगर आपके अंदर वो हिम्मत है तो निकल के दिखाओ, और ये हिम्मत है ना भाई, तो ही ऐसे कमेंट करा करो, ठीक है? मैं थोड़ा सा यार स्पष्ट बोल देता हूँ, अगर किसी को बुरी लगी हो तो भाई माफ़ी चाहता हूँ। मार कहता ना सिंगिस की में, मैं तो सच बोल रहा था, कड़वी अपने आप लग गई। बात तो सही है। चलो जी, बाहर की बातें तो बहुत कर ली, एंड भाई अब गाड़ी को अंदर से भी दिखाया जाए, इसकी ड्राइव का आनंद लिया जाए। चाबी तो आपको पता ही है भाई, टाटा की लॉक अनलॉक, इससे लाइट ऑन होती है, इससे आपकी बूट ओपनिंग होती है। एंड भाई ये रहा इसका दरवाज़ा, पहले की तरह वैसा ही सॉलिड दरवाज़ा बना रखा है भाई टाटा ने। एंड यहाँ पे आप अपनी 2 बोतल्स रख सकते हो। इसका ये फ़ायदा काफ़ी रहता है ना कि आप दरवाजे में काफ़ी स्टोरेज स्पेस मिलती है आपको इसके अंदर ना। एंड 4 पावर विंडो आपको यहाँ मिलती है, और ड्राइवर साइड जो है वो ना ऑटो डाउन मिलेगा ना ऑटो अप मिलेगा, ड्राइवर साइड खाली दे देना चाहिए था। एंड जब आप गाड़ी को लॉक करते हो, खैर अब ये गाड़ी लॉक होगी नहीं, इसका एक बताता हूँ। काफ़ी लोगों को ना कन्फ्यूजन होती है और पता भी नहीं होता है कि जब ये गाड़ी लॉक होती है ना, तो इसमें लोग ना बटन ढूंढते हैं कि लॉक अनलॉक करने का। इसका एक तरीका क्या है वो बताता हूँ। काफ़ी लोग इसको ऐसे पुल करते हैं, लेकिन आप ऐसे ना करके एक और तरीका बताता हूँ आप। तो अब करेंगे भाई गाड़ी को स्टार्ट, लेकिन आप देख रहे हो यार टाटा का लोगो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ भी दिखा देते हैं यार, ये कर देते हैं स्टार्ट। ये आ गया टाटा का लोगो रहेगा, ये सही है। स्टार्ट करोगे तो भाई टाटा का लोगो दिखेगा, बंद करोगे तो पता नहीं लगेगा कौन सी कंपनी की गाड़ी है। भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेंज हो गया वहाँ पे, सेंटर में स्क्रीन भी आपकी चेंज हो गई है। ये जो लेआउट है ना भाई, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लगता है इसका। आपको पहले वाला ज्यादा पसंद था या ये वाला ज्यादा पसंद है? पहले में तो था ही नहीं कुछ। अरे ऐसे मत बोले यार, इतना भी नहीं था। हाँ? पहले में तो स्क्रीन साइज इतना छोटा था, नॉर्मल ऐसे छोटी सी डिस्प्ले ऊपर आती थी, ये पैनल था ही नहीं कुछ। हाँ ये तो था भाई। देखो अब इसके अंदर भाई आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली मिलता है। पहले वाले में वायर्ड आता था, मतलब मैं XT जो पहले वाला वेरिएंट है प्लस उससे कंपेयर कर रहा हूँ इसको। एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको, जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है ये बटन्स भी इल्यूमिनेट हो जाते हैं। प्लस भी आप अपना लॉक अनलॉक का ऑप्शन दे रखा है। ओपन वेरिएंट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक टेल गेट है, तो वो यहाँ से खुल भी जाता है। तो अब बताता हूँ भाई आपको लॉक अनलॉक का। देखो इस गाड़ी के अंदर तो भाई लॉक अनलॉक के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है, लेकिन जो इसके पास पहले वाली सफारी है वो कैसे लॉक अनलॉक करेगा। मान लो ये गाड़ी आपकी चली, ये होगी लॉक, आपको यहाँ से पुल करने की जरूरत नहीं है। आप इस लीवर को हल्का सा पकड़ो और इतना सा ऐसे कर दो। क्या आपको ये पता था? नहीं। देखा कितना इजीली है ना, यहाँ तक ये आराम से आएगा। कहीं आपको ना भाई दरवाजा ही खुल जाएगा, नहीं देखो हल्के हाथ से खोलो, यहाँ तक पता लगेगा आपको इजीली, क्योंकि देखो यहाँ से खुलने के बाद यहाँ से दरवाजा खुलता है। आपको इतना ही खोलना है इसको, ये देखो ये किया, लॉक किया, बस जितना हम टैप करते हैं उतना ही टैप करना है इसको। भाई गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। एडास वगैरह नहीं मिलेगा आपको इस वेरिएंट के अंदर। एडास की जरूरत नहीं समझी आपने कि एडास वाला वेरिएंट ले लो। ऑलरेडी चला रहा हूँ। आज तक इतना यूज नहीं आया, सिर्फ वो लखनऊ एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे पे यूज आया आज तक, उसके अलावा कहीं भी नहीं। उसका कहीं नहीं, मतलब आउट ऑफ इंडिया तो लगता है जरूरत है, हाँ, बट फिर वो 32-33 लाख सिर्फ एडास के लिए जाना वो वर्थ इट नहीं लग रहा था मुझे। अभी इंडिया के हिसाब से मुझे नहीं लगता। यहाँ लोग यार लेन में ड्राइविंग नहीं करते, तुम यार गाड़ी को कह रहे हो लेन में चलने के लिए है? तो ऐसे ही है, नहीं है लेन में। हाँ चलते नहीं है। और भाई 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। मेरा दोस्त था, वो मर्सिडीज लेके चल रहा था, दिल्ली थी भाई उसके पास। तो क्या हुआ भाई, सिंगल लेन रोड पे चल रहा था, साइड में 2 वाइट पट्टियां थी, उसने ना उस एक पट्टी को रीड कर लिया और गाड़ी सड़क से नीचे उतार दी। बताओ मर्सिडीज का एडास था ये तो, और आप टाटा के एडास से ऐसी वो बातें कर रहे हो। टाटा महिंद्रा दोनों का ही बोलूंगा भाई मैं तो मतलब किसी का भी एडास हो सकता है। जब मर्सिडीज वाले का एडास भाई कैलिब्रेशन नहीं काम किया तो भाई ये तो हमारे कुछ खास ही है। बात करें स्टीयरिंग की तो भाई अब आपको स्टीयरिंग में यहाँ पे मिलते हैं पैडल शिफ्टर्स। जी हाँ, अब आप पैडल शिफ्टर्स का आनंद ले सकते हैं। आपने आनंद लिया अब तक पैडल शिफ्टर का? मजा आया? बहुत। लैग लगता है? सही बकती है? सही लगती है। सही लगती है, बढ़िया। चलो भाई, साथ साथ भाई बता भी रहा है। स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें आपको भाई टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ मिलता है। ये पहले भी आपको हैरियर सफारी दोनों के अंदर ही मिलता था। इससे आप इसकी MID को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो व्यू का जो बटन दिया ना, यहाँ से इसका व्यू चेंज कर सकते हो। देखो सिंगल डायल कर लो, डबल डायल कर लो,
मतलब जैसा भी आपका इच्छा है ना आप वैसा कर सकते हो इसमें। ये रहा इसका भाई क्रूज कंट्रोल, यहाँ से सेट कर लो, ठीक है। EMID को ऊपर नीचे करने के लिए, TPMS वगैरह, मतलब रिक्वायरमेंट के जो फीचर्स हैं वो आपको इस वेरिएंट के अंदर ना लगभग मिल जाते हैं। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर भी है अच्छा जो यूज नहीं किया मैंने अभी तक। कौन सा? आप नेविगेशन इस स्क्रीन पे होती है, हाँ। आपका माइंड बार बार ऐसे ऐसे जाता है, अगर हाँ, हाईवे पे ड्राइव करो तो आप नेविगेशन को इस स्क्रीन से उठा के वहां शिफ्ट कर सकते हो। हाँ। हाफ स्क्रीन पे नेविगेशन आ जाएगी, हाफ स्क्रीन पे आपका स्पीडोमीटर आ जाएगा और इधर आप नॉर्मल अपना प्लेलिस्ट चला सकते हो। बहुत बढ़िया है भाई। ये फीचर खैर आपका XUV700 में भी आता है, पर अच्छा, आता टाटा, है? हाँ हाँ, पर टाटा ने दिया था, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो हमारी इंडियन कंपनीज भाई फीचर्स भी दे रही हैं हमारे को, अच्छे इंजन्स भी दे रही हैं, और क्या चाहिए, तभी तो भाई ग्रोथ आ रही है, और सेफ्टी तो भाई दे ही रहे हैं। ये आपको भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैट मिलता है, टेक्सचर्ड नहीं है, मतलब जो कहते हैं ना सेल्फ में, ये अंदर ही है, ऊपर से तो आपको प्लेन ही मिलेगा। डैशबोर्ड पहले तो सॉफ्ट टच आता था, अब सॉफ्ट टच नहीं है भाई, अब तो हार्ड प्लास्टिक ही आपको दिया है। थोड़ी बहुत तो भाई कंपनी Top कुछ model में लगाएगी, है। पहले इस वाले वेरिएंट में था। IRVM आपको मैनुअली ही मिलेगा, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, हाथ से कर लो, ऐसे कर लो। एंड यहाँ पे पहले आपको अलग अलग बटन्स मिलते थे, कर्टन का अलग मिला था, सनरूफ खोलने का अलग मिलता था, अब आपको एक ही के अंदर मिलता है। तो पहले आपका ये कर्टन खुल जाता है। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ की भाई इस वेरिएंट में, पहले जो आपको रूफ है, जो ये आपका फैब्रिक है, ये आपका ग्रे कलर का मिलता था, अब ये भी डार्क एडिशन में उन्होंने ब्लैक आउट कर दिया है, ये बहुत अच्छा है भाई। अब भाई यहाँ जाते हैं, यहाँ पे आपको सॉफ्ट लेदर टच दे रखा है, यहाँ पे स्टिचिंग मिलेगी आपको भाई। आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा, चार्जिंग के 2 पोर्ट मिलेंगे आपको, एक USB मिलेगा और एक टाइप C मिलेगा। पहले यहाँ पे दोनों ही USB मिलते थे, अब ये बहुत अच्छी बात है 45 वोट तक सपोर्ट करता है। हालांकि कई गाड़ियों में अब ये 65 वोट भी आ रहा है, तो उससे आपका लैपटॉप वगैरह भी चार्ज हो जाता है। आपको टेरेन मोड्स मिल गए, ये बहुत अच्छी बात है, पहले टेरेन मोड्स नहीं आते थे इस वेरिएंट में, पहले खाली सिर्फ सिटी और स्पोर्ट्स मोड आता था। ये आपका रहा सिटी इकोनॉमी मोड, ये रहा आपका स्पोर्ट्स मोड, तो इसको ऐसे कर दोगे तो ये नॉर्मल सिटी मोड हो जाता है। ये है भाई इसका गियर लीवर, बड़ा प्यारा सा गियर लीवर है, जॉयस्टिक आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि गियर लगने के बाद ना ये वापस अपनी जगह पे पहुंच जाता है, वहाँ पे नहीं रुकता है। देखो ऐसे करोगे तो वहाँ पे, लेकिन ये ऐसे नहीं चलता, ये इसके पीछे ना एक छोटा सा बटन है, ये देखो, इसको आप टैप करोगे ना और तब पीछे करोगे तब जाएगा एडी में। और इसमें जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी आपने करी थी ना जो गियर नहीं लग रहे थे, हाँ, इसमें जल्दबाजी नहीं करना, प्रॉपर ब्रेक को दबाओ और इस बटन को दबा के पीछे लो, बस तब होगा। और P में डालना है तो सीधा P दबा दो, बस दैट्स इट। और अगर सीधा आगे रिवर्स लगाना है तो ऐसे दबा के लगाओ। ये देखो कैमरा भाई फ़र्क आ गया, हाँ क्वालिटी अच्छी हो गई। हाँ कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी कर दी भाई, नहीं तो इतनी अच्छी क्वालिटी तो आती ही नहीं थी भाई पहले बिल्कुल भी। रिवर्स से सीधा आपको पार्किंग करना है तो यहाँ से सीधा टैप कर दो, ये पार्किंग चलेगी। हैंड ब्रेक भाई आपको वही एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड है, पूरा यूँ लगा हुआ है, क्या बात है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई कि ना यहाँ पे ना आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, साथ के बीच में भी मिलता है, तो 2 साइज हो जाते हैं आपके पास। बस इसका एक डिसएडवांटेज है, अब आप खड़ी गाड़ी पे नहीं कर पाओगे, आप जैसे कि ये आपका हैंड ब्रेक ऊपर करोगे आप बॉटल आएगी नहीं यहाँ पे। नहीं बस इतना रहेगा तो आ जाएगी भाई, इतने पे आ जाएगी। रख के देख, निकालो बोतल निकालो, रख के अभी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे रबड़ भी लगी हुई है ना, आप देखो यहाँ रखो इसको, यहाँ जाएगी, यहाँ कप होल्डर्स के लिए जाएगी, तो फंसाना चाहते हो देखो इसको ही फंसा लोगे आप, देखो चली गई, देखो नहीं जा रही। पांडे जी कुछ ट्राई करोगे जब तो बात बनेगी ना, ऐसी कमियां मत निकालो। जबरदस्ती कमी निकाल रहा है भाई ये बंदा अपनी गाड़ी के अंदर। गाड़ी की क्यों निकालूंगा मैं कमी। बाकी भाई 12 वोल्ट आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो पहले भी बाहर नहीं आता था, 12 वोल्ट मिलता है आपको यहाँ अंदर। और अंदर भी भाई आपको चार्जिंग के 2 पोर्ट दिए गए हैं, एक आपको USB मिलता है, एक आपको भाई इसके अंदर टाइप C मिलता है। स्पेस की कमी तो भाई हैरियर में ना थी ना है और ना कभी होगी भाई, बढ़िया व्हील बेस मिलता है, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, चौड़ी हट्टी कट्टी मजबूत गाड़ी है। अब इसकी ड्राइव का आनंद लेते हैं। तो भाई अब गाड़ी को हमने लगाया D में, बगैर D में लगाया तो गाड़ी चलेगी ना भाई, है ना भाई। एक चीज़ तो है, स्टीयरिंग वाकई में बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया, स्मूथ हो गया, अब चलाने का मज़ा ज़्यादा है हैरियर को। हैरियर की 2 सबसे बड़ी कमियां रही हैं भाई, एक इसका मैनुअल ट्रांसमिशन, उसकी क्लच इतनी ज़्यादा हार्ड है, और दूसरा इसका जो स्टीयरिंग हार्ड था। हालांकि टोयोटा की जो फॉर्च्यूनर है उससे तो भाई काफ़ी हल्का था इसका स्टीयरिंग, लेकिन फॉर्च्यूनर का तो बहुत ही ज़्यादा भारी है। एक चलो टोयोटा का नाम आया है तो टोयोटा नहीं सोची आपने रिलायबिलिटी में कि यार टोयोटा ले लेता हूँ, टोयोटा तो ओह माय गॉड सिर्फ इंडियन ब्रांड था। ओके, टारगेट सिर्फ इंडियन ब्रांड था भाई, क्योंकि इंडियन ब्रांड जो प्यार दे सकता है ना कोई और ब्रांड दे ही नहीं सकता। फिर किसी कंट्री में जो फाइनल डेस्टिनेशन पे जाके अपनी कार को वहाँ पर चलाओ, मतलब ऐसा चाहिए कि हाँ खुद तो आई इंडिया को लोहा भी लेके आए। अरे क्या बात है। और टाटा तो भाई है ही देश का लोहा फिर है। भाई ये तो अभी सिटी मोड है, गुर्राती है भाई ये तो पूरा है। क्या बात है, टाटा ने ट्यूनिंग व्यूनिंग की है क्या भाई इंजन की, कुछ खास है कि अभी अभिषेक के लिए स्पेशल ना गाड़ी वाली। स्पेशल अभिषेक के लिए बना के दिया। अच्छा एक चीज़ और बेटर हुई है,
पहले ना इसका जो सस्पेंशन होता था ना 40 की स्पीड से नीचे में ना थोड़े से खड्डे महसूस होते थे, अब उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। 40 के बाद तो भाई ये ग्लाइड करती है सच में, कितना ही बड़ा गड्ढा आ जाए उसके ऊपर से निकल जाती है ऐसे। यार पंजा दाबते तो गाड़ी 80 पे चली गई। इसका तो 0 to 100 करने की जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं, ना ब्रेक टेस्टिंग की जरूरत है। चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं आपको गाड़ी के अंदर। नहीं इस वाले वेरिएंट में नहीं है ना, वैसे तो हैरियर के अंदर टॉप मॉडल में चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं ना, इस वाले वेरिएंट में। खैर ब्रेक्स की दिक्कत हैरियर में पहले भी नहीं थी, बस आप इसके ना ब्रेक पैड जरूर कैरी करना, क्योंकि ऑटोमेटिक में हैरियर में ना फ्रंट डिस्क पैड्स 15 से 20 हज़ार किलोमीटर के आसपास चले जाते हैं। हाँ लेके कैरी तो मैं सारी चीजें करूँगा जितनी भी नीडेड है। पर बेनिफिट ये है आपको कि इसकी सर्विस हर 15,000 पे होती है। आपका फिएट का इंजन है तो इसके पार्ट्स आपको बाहर भी मिल सकते हैं इजीली, यूरोप वगैरह में तो मिल जाएंगे। नहीं कैरी तो करना आप अपना, ठीक है, एक डीजल फिल्टर कैरी कर लेना, एयर फिल्टर 4-5 कैरी कर लेना जब गाड़ी लेगा। डिग्गी बहुत बड़ी है भाई हैरियर की, और रूफ कैरियर वगैरह लगाओगे इस पे, मतलब फुल बल्कि मतलब है मोड बनाना है तो फिर वो भी लगाओगे इसके ऊपर, बेड वेड लगाओगे? नहीं बेड नहीं है, बेड नहीं। अच्छा टेंट वेंट नहीं लगाओगे? 2 लोग थे ना हम लोग, हाँ। तो इस वजह से हमने पीछे वेडिंग करवा ली थी, जो कि यूज नहीं आया था, क्योंकि आफ्टर वी क्रॉस टर्की के बाद अलाउड नहीं है आपको गाड़ी में सोना। अच्छा, अगर गाड़ी रेस्ट तो मैंने वीडियोस में देखा है। हाँ, तो इसलिए फिर आप पीछे, ऐसा नहीं कि मैं ड्राइव करूँ पीछे अनमोल सो रहा है, या अनमोल ड्राइव कर रहा है मैं पीछे सो रहा हूँ, तो वो नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है, चालान है उसका। तो फिर कुछ यूज भी नहीं लगा, हम एक दिन भी पीछे ठीक से रेस्ट नहीं किया हमने। और इस बार हैं भी 3 लोग, तो पीछे जो बैठेगा वो तो कहेगा भाई मैं पैर ऊपर करके कैसे बैठूं। तो इस वजह से ठीक है, इस बार वैसे ही जाएंगे नॉर्मल। चलो भाई फिर भी एक बार ना टेस्टिंग सी कर लेते हैं इसकी। तो बात तो है ना, हमारे से रुका तो जाएगा नहीं कि एक बार 0 to 180 जो भी हमारे को टेस्ट करना है, तो ये अपना खाली रोड है, इसके ऊपर टेस्ट करेंगे। रैव अगर मैं कर रहा हूँ तो भाई 2000 आरपीएम जाती है। 1 2 3 गियर चेंजिंग में लैग तो नहीं आ रहा, हल्का सा जब ये 3rd गियर में गई है वहां पे आया तो 80 तक चली गई भाई। तो बताना भाई 0 to 80 कितने में गई है, कितने सेकंड्स में गई है। सस्पेंशन अच्छा है, बढ़िया यार, सस्पेंशन से कोई शिकायत नहीं रही भाई मेरे को इसकी। मतलब मैं बता तो रहा हूँ, मेरे को इस गाड़ी की ना 2 ही चीज़ों से शिकायत थी जो मैंने बताई है, एक इसका मैनुअल ट्रांसमिशन, एक इसका स्टीयरिंग। ये दोनों चीज़ भाई टाटा ने कर दी बहुत तगड़ी, बढ़िया। अब तो यार वाकई में मन सा कर रहा है यार इस गाड़ी को दोबारा ले, क्योंकि भाई पता क्या है, ये गाड़ी भी देखो मेरे पास स्कॉर्पियन है, नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी का जो कंफर्ट और जो स्टेबिलिटी है ना, हाई स्पीड पे जो पकड़ है, मोनोकोक चेसी है, और मतलब ये जो प्लेटफॉर्म ना, मतलब इतना ट्रस्ट वाला प्लेटफॉर्म है, मतलब इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है। कितनी ही अब तो मतलब रेंज रोवर की कितनी गाड़ियाँ बन गई, उसके बाद कितनी सफारी, कितनी हैरियर इसके ऊपर बन गई, बहुत ही ज़बरदस्त भाई। और स्टांस तो है ही फिर गाड़ी का ज़बरदस्त है। टर्निंग रेडियस भी ठीक है यार, ज़्यादा जगह नहीं ले रही। यहाँ कर देते हैं अब इसका ना, एयर चेंजिंग में हल्का सा है वो बस। खैर अगर आप इतना हार्श नहीं चलाओगे तो वो भी नहीं पता लगता। देखो 6ठे गियर में गाड़ी चलेगी मस्त आराम से। तो अब थोड़ा पैडल शिफ्टर का आनंद ले लिया जाए, है भाई। तो ये देखो ये, हाँ भाई साहब। अच्छा एक चीज बहुत अच्छी लगी भाई इसमें, है क्या चीज? पैडल शिफ्टर के साथ अगर आप चेंज कर रहे हो ना तो लैग नहीं है, स्पोर्ट्स मोड पे, और ऑटोमेटिक स्पोर्ट्स मोड जा रहा है। ये देखो डाउन, मतलब अच्छा डाउन ऐसे नहीं है कि आपको ये कर दिया कि डाउन मार रहे हो तो अपनी स्पीड देखेगी ये। हाँ यूं नहीं है एकदम से डाउन मार दिया तो घूम कर देगी, ना ना ना। अच्छा वो तो सब में लगभग होता ही है कि आप स्पीड कम करोगे तो छोटे गियर में आ जाती है गाड़ी। अभी तो अच्छा चली जाएगी भाई बिल्कुल मैनुअल मोड में। अब मैं ये चेक कर लेता हूँ कि अपने आप ऑटो मोड में ये कितनी देर में जाएगी। ये देखें पहले एक बार, ये भी टेस्ट कर लेते हैं। बोल रही है मेरे को गियर चेंज कर, मैं नहीं करता चेंज, तू अपने आप ऑटो गियर में जा नहीं करूंगा, नहीं जाएगी। 2500 आरपीएम जब आप क्रॉस करोगे ना भाई, उसके बाद ऑटोमेटिकली है ना ड्राइव मोड में चली जाएगी। भाई ये सारी चीजें टेस्ट करनी जरूरी है, फिर तेरे को ट्रिप में फायदा रहेगा ना। सही बात है, सीख रहा हूँ। तो फिर दोबारा से पंचा दाबो, ये हमारा डाउन शिफ्ट। हाँ पैडल शिफ्ट अगर आप यूज कर रहे हो ना भाई, फिर आपको लैग महसूस नहीं होगा। ऑटोमेटिक चलाओगे, मतलब इसका जो ऑटोमेटिक में चलोगे तो गियर शिफ्टिंग का आपको पता लगेगा, लेकिन अगर मैनुअली पैडल शिफ्टर से गियर चेंज करोगे तो पता नहीं लगेगा, बिल्कुल भी लैग नहीं है। ये टेस्ट हो गया भाई, ये चेक करना भी जरूरी था ना। देखो जो कंपनी फीचर्स देती है ना, उनको प्रॉपर ना टेस्ट करना चाहिए, तो आपका फायदा होगा ना भाई, कि आपको पता लग जाए कि हाँ ये वाला वेरिएंट विक्रम भाई ने बताया था, इसमें ये सारी चीजें हैं। ये देखो अब मैंने भगाई ना, है अभी भी स्पोर्ट्स मोड में, लेकिन अब जो ये गाड़ी है 3000 आरपीएम के बाद इसने गियर चेंज लिया है।
इंटेलिजेंट है भाई, ECU बहुत अच्छे से ट्यून कर रखा है, तो बहुत अच्छी बात है भाई। गियर रेशो भी बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, सारी चीज़। मतलब यार आई एम इम्प्रेस्ड विद टाटा है, टाटा से इतना इम्प्रेस में कभी हुआ नहीं भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है भाई, ऑटोमेटिक लाइट्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर के में मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है भाई। आप ले सकते हो इस गाड़ी को। 30-32 लाख तो मैं नहीं बोलूँगा कि इतना खर्चा करो इस गाड़ी पे, इतना तो वर्थ नहीं है। एडास वेडास छोड़ो यार, ये वाला वेरिएंट बढ़िया है भाई। ये था हमारा आज का ओनरशिप रिव्यू। हैरियर का ओनरशिप रिव्यू भी हो गया भाई, एंड हमारा भाई अभिषेक भाई के साथ भी हो गया। भाई जा रहा है भाई इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो भाई का ट्रिप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। भाई की जो एक गाड़ी है, भाई का बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त साथ निभाए, जैसे अनमोल के साथ उसकी स्कॉर्पियो ने अच्छा साथ निभाया। छोटे मोटे निगल्स तो देखो आते हैं, हर गाड़ी में आते हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता। और वही बात है, हम लोग सच बता देते हैं तो कह देते हैं कोई झोल झाल होगा, है ना। ये तो है। हाँ, तो वही बात है भाई। मैंने पिछली वीडियो में भी एक में बोला था कि झूठ को बेचना बहुत आसान है, सच बताने में ना लोगों की फटती है। सच्चाई है ये तो है। हाँ, ये तो है, ये डायलॉग है भाई का, ये तो है। हाँ, ये तो है। चलो जी, रिलेट कर लेता हूँ ना मैं। हाँ, रिलेट कर लेते हैं आप। तो मैं बस वही हूँ कि मैं सच बोल देता हाँ, सही हूँ, बात बस है। इतना ही फर्क है भाई। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा ये ओनरशिप रिव्यू, एंड भाई कैसे लगी आपको ये नई टाटा हैरियर प्योर प्लस S80। सही बोला ना भाई? हाँ, बरोबर ना? perfect, perfect। बरोबर। चलो जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय। एंड भाई के लिए ऑल द बेस्ट बोल देना, Thank कमेंट you सेक्शन so भर देना much। भाई के लिए। हाँ, और नोमैड इंजीनियर जाओ और फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो। मुझे भी कर लिया करो यार सब्सक्राइब है, खाली देख देख के जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते आप। हाँ, सब्सक्राइब करा करो यार, अभी तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा कि नई वीडियो आ गई। जाके देखो डेली शाम को 5 बजे।